हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 29 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको कवर किया जाता है। क्वेश्चन के साथ साथ क्या कुछ जीके के पॉइंट बनते हैं, उन जीके के प्रश्नों को भी कवर किया जाता है। तो ये जो वीडियो होती है ये सिर्फ करंट अफेयर्स के पर्दे से ही नहीं, जीके के पर्दे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय चिंतन दिवस है, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 26 अगस्त, बी ऑप्शन है 27 अगस्त, सी ऑप्शन है 28 अगस्त और डी ऑप्शन है 29 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया जाता है। चिंतन आप सभी लोग जानते ही हैं, जो चिंतन करते हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चिंतन हम कैसे कर सकते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, किसी भी जो भी बात होती है उसके बारे में जो हम मनन करते हैं, गहन उसका हम जांच पड़ताल करते हैं, वो चिंतन होता है। तो राष्ट्रीय चिंतन दिवस 28 अगस्त को मनाया जाता है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय चिंतन दिवस 28 अगस्त। आगे अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 28 अगस्त को राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया जाता है। 28 अगस्त एक ऐसा अवसर है जब हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं, एक दूसरे के प्रति हम कितना सोचते हैं, एक दूसरे की जो बातें होती हैं उन बातों को हम कितना गंभीरता से लेते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमको महत्व प्रदान करता है। बात करें तो राष्ट्रीय विचारशील दिवस या फिर राष्ट्रीय चिंतन दिवस एक ऐसा उत्सव है जिसका उद्देश्य विभिन्न तरीकों से सद्भावना लाना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, इसे आप राष्ट्रीय विचारशील दिवस भी कह सकते हैं। यानी जो राष्ट्रीय चिंतन दिवस है इसे राष्ट्रीय विचारशील दिवस के नाम से भी जानते हैं। और इसका उद्देश्य है विभिन्न तरीकों से सद्भावना लाना, यानी कि जो भी कुछ बातें होती हैं उनको विभिन्न तरीके से सोचना, उन पर गहरा अध्ययन करना, उन पर विचार करना, इसीलिए इसे विचारशील दिवस भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में अमेरिका और देश के बीच में, एक देश है उसके बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड जो अभ्यास है ये शुरू हुआ है। तो कौन सा देश है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन दो देशों के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड जो अभ्यास है वो शुरू हुआ। आगे हम बात करें तो हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो ये 21 अगस्त से शुरू हुआ है और 31 अगस्त तक चलेगा। और तो ये जो अभ्यास है इसका क्या कुछ उद्देश्य है, क्यों ये अभ्यास जो है वो किया जाता है? तो परमाणु सशस्त्र के बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से ये जो अभ्यास है ये शुरू किया गया, जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। परमाणु सशस्त्र यानी कि अभी आप लोग देखते हैं जो भी विभिन्न देशों से युद्ध हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो गया रूस के साथ में, उधर इजराइल और हमास का हो गया। तो इस प्रकार से जो देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं तो उसमें ये जो आशंका है वो बनी रहती है कि कोई देश दूसरे देश के ऊपर परमाणु हमला ना कर दे। ये डर बना रहता है, ये सोच बनी रहती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा विश्व युद्ध के टाइम पे जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था तो क्या कुछ भयानक तस्वीरें, क्या कुछ भयानक जो मंजर था वो निकल करके सामने आया था। कितने लोगों की वहाँ पर जाने गई थी, कितने लोग जो हैं वो छत विछत हो गए थे। तो ये जो परमाणु हमला है काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। तो इस परमाणु हमले के जो बढ़ते खतरे हैं उनका मुकाबला करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन दो देशों के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड जो अभ्यास है ये किया जाता है। और ये भी हाल ही में शुरू हुआ है, जो कि 21 अगस्त से शुरू होकर के 31 अगस्त तक चलेगा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि जो 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव है ये कहाँ पर शुरू किया गया? ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है जबलपुर।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव जो है उसकी शुरुआत की गई। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो है 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव। आगे अगर हम बात करें तो 21 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का जो है वो उद्घाटन किया गया। यह 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है जो कि 20 अगस्त से शुरू होकर के 22 अगस्त 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। और इस व्यापार सम्मेलन में भारत और अफ्रीका के कई वरिष्ठ मंत्री, नीति निर्माता और व्यापारिक जो नेता हैं ये सभी भाग ले रहे हैं, ये सभी उपस्थित होंगे। और ये नई दिल्ली में इसका जो है वो सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत को 1000 मेगावाट जो बिजली है वो निर्यात करेगा, भारत को प्रोवाइड करवाएगा? तो ये ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल देश जो है ये भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आगे अगर हम बात करें तो नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने वाला है। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री जो है वो वहाँ पर गए हुए, तो विदेश मंत्री की या मतलब जो विदेश मंत्री वहाँ से आई हुई थी, अभी हाल ही में मैंने क्वेश्चन कवर भी किया था कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं वो नाम है जिनका आरजू राणा देउबा, ये अभी हाल ही में भारत दौरे पर आई हुई थी। और भारत दौरे पर ये भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। और इस प्रकार से इस बात पर यानी कि 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने की बात पर भी चर्चा हुई। आगे बात करें तो नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा, ये 22 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी, यानी 22 अगस्त तक भारत की जो यात्रा है उन्होंने की। और फिर इन्हीं यात्रा के दौरान ही इन्होंने बताया कि जो नेपाल है वो भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? आप सभी लोग अगर रेगुलर देख रहे हैं वीडियो तो आप लोगों को ये पता होगा, मैं कई दिनों से क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ कि जो विदेश के जो भी बाहर अलग कंट्री के जो भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो विदेश मंत्री हों, चाहे जो भी हों, वहाँ के जो भी उच्चायुक्त हैं या वहाँ के जो भी हेड हैं वो भारत में आ रहे हैं। जैसे इससे पहले भी मैंने बताया कि नेपाल की जो विदेश मंत्री हैं देउबा, वो राणा देउबा, वो भी भारत आई हुई थी। अभी हाल ही फिलहाल में बात करें तो जापान से भी आए हुए थे। और फिर अभी हाल ही में मलेशिया, यानी कि ए ऑप्शन इसको सही हो जाएगा, यानी कि मलेशिया देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। तो बात करें मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में है अनवर इब्राहिम और यही अभी भारत 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। मलेशिया जो है वो भारत के 16वें सबसे बड़े व्यापार साझेदार के रूप में उभरा हुआ है। अगर पिछले वर्ष की हम बात करें तो मलेशिया भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यानी कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था उस वित्तीय वर्ष की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। तो इस प्रकार से जो मलेशिया है वो भारत का बहुत ही अच्छा और बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में निकल करके सामने आया हुआ है। तो इसीलिए जो वहाँ के मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, वो अभी हाल ही फिलहाल में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? यानी कि भी हाल ही में जो पूर्व थल सेना के अध्यक्ष थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? तो ये ऑप्शन है राकेश कुमार, बी ऑप्शन है अशोक गहलोत, सी ऑप्शन है एस पद्मनाभन और डी ऑप्शन है मनोज मित्तल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एस पद्मनाभन जी हैं ये पूर्व थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी हाल ही फिलहाल में इनका निधन हो गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जनरल सुंदरराजन, इन्हें हम एस पद्मनाभन के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को हुआ था और निधन अभी हाल ही में 19 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया है। बात करें अगर हम तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल
सुंदर राजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया। उन्होंने 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक 20वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। यानी कि ये 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक ये थल सेना के अध्यक्ष रहे थे और थल सेना के ये 20वें अध्यक्ष थे। आगे बात करें तो जो जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन है, इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था और अभी हाल ही फिलहाल में इनका निधन हो गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? यानी कि अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे तो हाल ही में आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए और भारतीय अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं और ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन है जय शाह, बी ऑप्शन है शशांक मनोहर, सी ऑप्शन है ग्रेग बार्कले और डी ऑप्शन है जियोफ एलार्डिस। तो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए यानी कि जय शाह को आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। आप यहां पे देख भी सकते हैं जय शाह जी हैं और इन्हीं को ही अभी आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वे 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो जो ग्रेग बार्कले हैं ये आईसीसी के अध्यक्ष थे और इनके स्थान पर अब जो जय शाह हैं इनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। बात करें जय शाह के अकेले उम्मीदवार होने के कारण वे निर्विरोध चुने गए। यानी कि जो जय शाह जो थे वो आईसीसी अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुने गए क्योंकि ये अकेले उम्मीदवार थे और इस कारण से ये निर्विरोध चुने गए। बात करें कि मतलब इससे पहले कौन कौन से जो भारतीय हैं वो आईसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं तो जगन मोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर, ये सभी लोग आईसीसी का नेतृत्व कर चुके हैं। यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब जय शाह को आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाए गए? तो ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में 5 नए जिले भी हाल ही में बनाए गए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लद्दाख में होंगे 5 नए जिले और ये 5 नए जिले कौन कौन से बनाए गए हैं तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले लद्दाख में बनाए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की हुई है। ये 5 नए जिले कौन कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले होंगे। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं जिसमें लेह और कारगिल शामिल हैं और ये 5 नए जिले बनने के बाद वर्तमान अब जो लद्दाख है वहां पर कुल 7 जिले हो जाएंगे। बात करें 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, लेकिन 2019 में जब धारा 370 वहां से हटाई गई उसके बाद से जो लद्दाख है वो अलग जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कवर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क विकास योजना किस शहर में विकसित की जाएगी? यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क विकास योजना विकसित की जा रही है। तो ये किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित की जाएगी? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है नोएडा, सी ऑप्शन है मेरठ और डी ऑप्शन है गाजियाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क विकास योजना विकसित की जा रही है। बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ को खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं, मेरठ को खेल नगरी के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है खासकर उनके लिए जो केवल यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे अगर हम बढ़ें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क जो है वो मेरठ में बनाई जाएगी और यह जो हरित सड़क परियोजना है ये लगभग 2.15 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होगी। यानी कि 2.15 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होगी। जून 2026 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है। यानी कि जून 2026 तक ये जो परियोजना है ये पूरी हो जाएगी। अनुमानित लागत की बात करें तो 40 करोड़ रुपए की इसमें अनुमानित लागत बताई जा रही है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे
पेरिस पैरा ओलंपिक का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पेरिस पैरा ओलंपिक का सेफ डे मिशन का जो है वो मिशन का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन है सत्य प्रकाश सांगवान, बी ऑप्शन है रवि अग्रवाल, सी ऑप्शन है जय शाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य प्रकाश सांगवान जो है इनको पेरिस पैरा ओलंपिक का सेफ डे मिशन के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो सत्य प्रकाश सांगवानी को आगामी पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। पैरा ओलंपिक की बात करें तो ऐसा मतलब होता है कि जहां पर ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, मान लो इस बार ओलंपिक पेरिस में आयोजित किए गए, ठीक है, तो जहां पर ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं वहीं पर ही पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो अभी हाल ही में 20 अगस्त 2000 मतलब अभी हाल ही में जो है वो पैरा ओलंपिक खत्म हुए हैं पेरिस में, और अब ओलंपिक खत्म होने के बाद वहां पर अब पैरा ओलंपिक शुरुआत की जाएगी। और इसी पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन इनको किसको, सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया, तो 20 अगस्त 2024 को इनको नियुक्त किया गया है। आगे बात करें, ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं सत्य प्रकाश सांगवान, और इनको भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। पैरा ओलंपिक की बात करें तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके साथ साथ जो जीके के भी पॉइंट्स लाए जाते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जरूर देखिए, और आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो इसके लिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।